हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। आप सभी का अपना फेवरेट चैनल। आई एम पीयूष जिंदल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ दिस चैनल। सो आप सभी ने बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया पहली वो कैप की वीडियो पे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वो सारी चीज़ें ही मुझे इनकरेज करती हैं कि हम आगे जो है और बढ़िया कंटेंट लेके आए आपके लिए। तो हम आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स करेंगे और साथ में उसके बाद में आपको 20 अगस्त के जो एडिटोरियल की वो कैब है उसको डील करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में नहीं जानते, तो वो पहले की वीडियो देखेंगे। इस चैनल में एक वीडियो पड़ी है, आप देखेंगे स्टार्टिंग में करके आप सर्च कर सकते हैं हु इज़ पीयूष जिंदल। ठीक है, तो पहले आप वो एक बार सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो फिर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ ऑल अबाउट, व्हाट हु इज़ पीयूष। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल लर्निंग ऑल अबाउट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि सेकंड वीडियो की। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से वो बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो हैं अभी भी ये सोचते हैं, या फिर जो बच्चे अभी भी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो फॉर श्योर उनको नहीं पता होगा मेरे जो तरीके हैं पढ़ाने के। तो मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वोकैबुलरी होती है उसका जो मतलब होता है हिंदी जानना नहीं होता। कोई भी एक वर्ड जब हम लिखते हैं उसका मतलब हिंदी जानना नहीं होता कि अगर आपने उसकी हिंदी जान ली तो आपको उसका मीनिंग आ गया। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके एग्जामिनेशन में काम नहीं आने वाली। एग्जामिनेशन में एक वर्ड का यूसेजेस काम आता है। ठीक है, और जब कंटेक्स्ट चेंज होता है वैसे ही उसका यूसेजेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। एक तो उसका कंटेक्चुअल मीनिंग, आपको उसके कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसका कंटेक्स्ट जो है, उसका जो मीनिंग है कंटेक्स्ट के हिसाब से किस चेंज हो रहा है। और आपको उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वोकैबुलरी की फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उनको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। फिर भी मैं आपको आज फिर से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा फिक्स। अब जो ये फिक्स है इसका मतलब क्या है? ठीक, आपके माइंड में कोई हिंदी का वर्ड आ गया होगा। अभी मैं कोई भी हिंदी का वर्ड नहीं बोलूँगा, तो कोई भी वर्ड आ गया आपके माइंड में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि वहाँ पे फिक्स का मतलब क्या है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ फिक्स माई फोन, फिक्स माई फोन। फिर एक दूसरा सेंटेंस हम लिख लेते हैं कि फिक्स द डेट ऑफ आवर वेडिंग। ठीक है, तो हमने 2 सेंटेंस लिखे। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ये है, पहले में और दूसरे में फिक्स का मीनिंग सेम है या डिफरेंट है? तो आप सोच के बताइए। तो आपको पता चल रहा होगा पहले में जो फिक्स का मीनिंग है वो है रिपेयर, टू रिपेयर। ठीक है, दूसरे में जो फिक्स का मीनिंग है वो रिपेयर तो हो नहीं सकता, बिकॉज यू कांट रिपेयर योर वेडिंग, राइट। अब यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है? डिसाइड करना, डेट को डिसाइड करना कह सकते हो, या फिर मैं कह सकता हूँ अरेंज करना। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ सेट करना, या फिर मैं ये कह सकता हूँ फाइनलाइज करना। सॉरी, FINALIZE। ठीक है, तो ये सारी मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इसमें ये जो मीनिंग्स हैं, ये मीनिंग किसने डिसाइड किया? ये सिचुएशन ने डिसाइड किया कि किसी सिचुएशन में आप फिक्स वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन मीनिंग डिसाइड करती है। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके यूसेजेस पता होने चाहिए, उसका कंटेक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में जो वर्ड है ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। अब हमें पता है कि ये वर्ब है, ये पता है वर्ब है। सबसे पहले हमें यही नहीं पता होगा कि ये वर्ब है, तो इसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इवन कि मतलब जो बच्चों की इंग्लिश जो है कंटेक्चुअल इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनको भी कभी कभी ये बात पता नहीं चलता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये बात भी जाननी जरूरी है, क्योंकि अब देखो कि हमें पता है कि CET आने वाला है। ठीक, अब CET के जो सिलेबस होगा वो सिलेबस किसी को नहीं पता, तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल भी कॉम्प्रीहेंशन पे रिलाई नहीं कर सकते जो बैंकिंग का बच्चा है, और जो SSC वाला या रेलवे वाला बच्चा है, और जो SSC और रेलवे वाला बच्चा है वो सिर्फ ग्रामर पे रिलाई नहीं कर सकता। तो आपको दोनों का मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको साथ में ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी पता होनी चाहिए। चलो, अब जैसे मैं बोलूँ कि पहले वाले में वर्ब है, दूसरे वाले में भी वर्ब है, ये ठीक हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं एक और चीज़ आपने सुना होगा, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स।
तो यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, अब ये फ्रेज है, ठीक है, ये ऐसे ही यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि बैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो गलतियाँ आती हैं वो फ्रेजेस में गलतियाँ आने लगी हैं आजकल। तो जो वर्ड्स से फ्रेजेस बनते हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अब इनाफिक्स का मतलब क्या होता है? इना मेस। अब मेस का मतलब ये स्कूल कॉलेज वाली मेस नहीं है, ये मेस का मतलब क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, वी हैव गॉट आवर सेल्स इन अ मेस। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमने बोला इन अ मेस लिख लो, इन अ फिक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वी हैव गॉट आवर सेल्स इन अ फिक्स, तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा यार कि ये इन अ फिक्स हमने कभी पढ़ा नहीं है, फिक्स का मतलब तो ये होता है, वही होता है। तो यहाँ पे इन अ फिक्स का मतलब क्या है कि हमने खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल लिया, ठीक है। तो आपको ये फ्रेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो कैप का मतलब हिंदी नहीं होता, वो कैप का मतलब होता है किसी भी वर्ड का यूसेजेस जानना, ठीक है। और आपने, मुझे लगता है कि एक बार और सुना होगा, फिक्स के रिलेटेड ही है, जो काफ़ी फेमस फ्रेजल वर्ब है जिसको हम बोलते हैं फिक्स ऑन। जैसे मैं बोलूँ फिक्स ऑन, आपने सुना होगा कि जैसे मैं बोलूँ वी हैव फिक्स ऑन पेरिस फॉर आवर वेडिंग, या फिर वी हैव फिक्स्ड ऑन पेरिस फॉर आवर हनीमून। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड ऑन है उसका क्या मतलब है? अब देखो, आपको जब मैंने यहाँ पे फिक्स ऑन लिखा ना, तो आपको मतलब नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये सेंटेंस बोला, वी हैव फिक्स्ड ऑन पेरिस फॉर आवर वेडिंग, ठीक है, तो इसका मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग करोगे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने ये लिखा जो फिक्स्ड ऑन, तो आपको, अब मुझे आई एम डैम श्योर कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो उससे आप इसका मीनिंग जो है वो इन्फर कर सकते हैं ना, तो इससे इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से कहा गया था लास्ट वीडियो में भी, अब भी कहूंगा कि आप रीड कीजिए, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे तो उसमें से जो वर्ड्स होंगे ना, उनका मीनिंग अपने आप समझ आना लगेगा आपको, ठीक है। क्यों? देखो, एक्चुअल में वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं है कि आपको इसका वर्ड का मीनिंग समझ आए, वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ आए। जब आपको सेंटेंसेस के मीनिंग समझ आ रहे हैं तो ईच वर्ड का, जो एवरी वर्ड का मीनिंग मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपको सेंटेंसेस का मीनिंग फिर भी नहीं निकालना आ रहा, या फिर उसकी हिंदी नहीं बन पा रही, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि फिक्स ऑन का मतलब क्या होगा? टू चूज। ये इजीली समझ आ रहा है, ये इजीली समझ आ रहा है, इसी वजह से रीडिंग पे जोर दीजिए। समझ आ गई बात? ठीक। तो हमें पता चल गया कि फिक्स ऑन, हमने दो तीन चीज़ें सीखी। फिक्स का मतलब रिपेयर होता है, पहला मतलब। दूसरा मतलब फिक्स का मतलब क्या होता है? फाइनलाइज करना, सेट करना, अरेंज करना, डिसाइड करना, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया, किसी क्लर्क ने बॉस के लिए कह दिया है, बॉस ने अपने क्लर्क को कहा, फिक्स मी अ मीटिंग, फिक्स मी अ मीटिंग। तो फिक्स मी मीटिंग का मतलब क्या है? कि मेरे लिए मीटिंग अरेंज करके दो भाई एक, ठीक है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? फिक्स अ मीटिंग फॉर मी, ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या है? अरेंज करके दो। और अभी मैं आपको जैसे एक वर्ड और बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं कौन सा, एक सेकेंड, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं कौन सा? वेडिंग। अब इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ये वर्ड हमारे माइंड में जब आई गया, तो अभी भी कुछ बच्चों को वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं पता, काफ़ी बच्चों को पता चल गया, तो मैं बता देता हूँ वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस होता है। जो वेडिंग होता है ना बच्चे, ये किसी एक इवेंट का नाम है। जो इवेंट है ना, उसको हम वेडिंग कहते हैं। जो सेरेमनी होती है, ठीक है, जो एक ही दिन में चंद घंटों में खत्म हो जाती है। लेकिन जो ये मैरिज है ना, ये किसी एक रिलेशन का नेम है, किसी रिलेशन का नेम है। जैसे मैं बोलूँ फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप है ना, ये भी किसी रिश्ते का नाम है। वैसे ही मैरिज किसी रिश्ते का नाम है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, हमें ये छोटी छोटी बातें मत बताओ भाई, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, ठीक, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं, वी शैल अटेंड देयर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वेडिंग आएगा, मैरिज आएगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैरिज आएगा। पहले इंस्टेंट में हमारे माइंड से यही निकलता है। लेकिन आप सोच के देखो कि यहाँ पे क्या अटेंड करोगे? एक इवेंट को अटेंड करोगे, या फिर एक रिलेशन को अटेंड करोगे? आप इवेंट को अटेंड कर सकते हो ना, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? वेडिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ देयर वेडिंग लास्टेड 20 years ओनली,
तो अगर मैं ये बात बोल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी ड्यूरेशन तक चल रही है, लास्ट एक वर्ब होती है, ठीक है। अब देखो लास्ट में भी आप देखोगे लास्ट एक डिटर्मिनर भी होता है, लास्ट एक नाउन भी हो सकता है, लेकिन लास्ट यहाँ पे एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ कितनी टाइम चल रही है। जैसे मैंने बोल दिया अवर लेक्चर लास्ट एन आवर, तो इसका मतलब एक लेक्चर जो है 1 घंटे चलेगा, उसकी ड्यूरेशन ये है। तो आप देखोगे हर वर्ड के अपने कलर्स होते हैं, जितने शेड्स होते हैं, आपको हर शेड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे वापस आते हैं, जब मैंने बोला कि द वेडिंग लास्ट 20 ईयर्स ओनली, तो यहाँ पे आप एक चीज़ सोच के देखो कि जो इवेंट है वो 20 साल चला होगा, या फिर एक रिश्ता जो है वो 20 साल चला होगा। रिश्ता 20 साल चला होगा ना, तो यहाँ पे वेडिंग वर्ड गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, मैरिज। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अ वेडिंग हॉल या मैरिज हॉल, अ वेडिंग हॉल या फिर अ मैरिज हॉल, बताओ बताओ फटाफट। तो आपने जल्दी से बोल दिया कि मैरिज हॉल, लेकिन सोच के देखो कि ये मैरिज हॉल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हॉल है ना, तो जो हॉल है वहाँ पे वेडिंग होगी ना कि मैरिज होगी, ठीक है। वेडिंग हॉल का मतलब क्या है, अ हॉल फॉर वेडिंग। तो जब हम किसी जेरेंड को एज एन मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो वो पर्पस शो करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मैं बोल दूं कुकिंग गैस, तो उसका मतलब क्या होगा, जो कुकिंग गैस फॉर कुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो अगर मैं बोलूंगा कुकिंग गैस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैस फॉर कुकिंग। अगर मैं बोलूंगा वेडिंग हॉल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉल फॉर वेडिंग, ठीक है। तो एक ग्रामर का छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको बीच में बता दिया। तो यही आपको छोटी छोटी जो बातें हैं वो समझनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें जो है क्लियर हुई होंगी। अब जो हमारा आज का पहला वर्ड है हम वहाँ पे चलते हैं। पहला वर्ड जो है हमारा दैट इज़ कन्फर्म। तो हमारा फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज़ कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब आपको पता होगा, बहुत ही ईजी वर्ड है, इजी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू बी श्योर ऑफ समथिंग, बी श्योर ऑफ समथिंग, ठीक है। अब श्योर ऑफ समथिंग का मतलब क्या है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि किसी चीज़ की श्योरिटी लेना, तो उसको हम कंफर्म कहते हैं। एग्जांपल समझा देते, एग्जांपल से समझ लीजिए कि एक पार्टी चल रही है और उसमें जो एंट्री है वो 18 प्लस से है। तो जहाँ पे वो गेट कीपर खड़ा है या फिर वो जो गार्ड खड़ा है, तो आप जब एंट्री लेने जा रहे हो तो आपको वो बोलेगा कि अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने एज कन्फर्म करो। तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, कोई पासपोर्ट हो गया या फिर कोई राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं कन्फर्म करना, ये सबको पता है। अब हमने जो वर्ड करना है दैट इज कन्फर्म, FORM। ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग CON, ये N है, ठीक है, CONFORM। तो यहाँ पे FI है, यहाँ पे FO है। तो कन्फर्म का मतलब होता है टू एग्री। एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज में कभी भी दो वर्ड्स जो होते हैं ना वो सेम नहीं होते, बल्कि सिमिलर होते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब एग्री है, तो इसका मतलब भी एग्री है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली कन्फर्म का मतलब क्या होता है कि टू एग्री विद अ ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या है कि ग्रुप में 10 लोग हैं, ठीक है। जैसे वो 10 लोगों ने आपसे कुछ कहा, ठीक है, तो आपने उनका कहना मान लिया या फिर आप उनके साथ एग्री कर गए, तो इसका मतलब आप उनके साथ क्या करके कन्फर्म कर गए, FORM वाला। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है, आप उससे जल्दी समझ जाएंगे। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। जब सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में एक कस्टम को फॉलो किया, एक ट्रेडिशन को, एक रिवाज को फॉलो किया जाता है। तो आप भी अगर उस रिवाज को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस रिवाज को क्या कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। समझ आएगा कन्फर्म का मतलब क्या होता है। चलो अब आपको और इजी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप ये इंसान हैं तो आप इस पूरे ग्रुप को एग्री करते हैं, ग्रुप के साथ जो भी ये काम करते हैं तो वैसे ही काम आप करते हैं, वैसे ही बिलीफ्स आपके हैं, तो आप कंफर्म कर रहे हैं। तो जो इंसान कंफर्म करता है उसको हम बोलते हैं कंफर्मिस्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मिस्ट, CONFORMIST, ठीक है। तो कन्फर्मिस्ट एक नाउन बन गया। तो कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जो पार्ट ऑफ क्राउड है। पार्ट ऑफ क्या, क्राउड। पार्ट ऑफ क्राउड का मतलब समझते हो क्या है, कि 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों ने एक काम किया, ठीक है, तो 11वां जो लोग है, 11वां जो इंसान है ना, उसने भी बिना सोचे वही काम कर दिया यार जो 10वें ने काम किया, तो उसको हम बोल देंगे कन्फर्मिस्ट, ठीक है। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है। नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब एक ऐसा इंसान है जो स्टैंड अलोन करता है, स्टैंड आउट करता है।
मतलब वो सबसे डिफरेंट, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं है कि भाई अगर वो इंसान यार ये कर रहा है तो मैं भी ये कर रहा हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक इंसान जो है वो कुछ बोल रहा था, ठीक है, और एक इंसान ने ताली बजाई तो दूसरे लोगों ने अपने आप उसके साथ ही ताली बजा दी, उनको पता नहीं है कि क्यों बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि एक इंसान ने ताली बजाई तो सारी ताली बजाने लगते हैं, तो वो कन्फर्मिस्ट है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या है कि वो किसी दूसरे के पीछे नहीं लगता, उसके अपने रीजन होने, उसके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे आप एक समझो कि एक ऐसा लड़का है, ठीक है, एक ए है एक बी है, ठीक है। अब ये ए जो है इसके भी पेरेंट्स जो हैं सेम, मतलब जनरल कैटेगरी के या हिंदू कैटेगरी के हैं, हिंदू कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और बी के भी। तो इनकी अपनी अपनी कोई प्रैक्टिसेस हैं हिंदू में। ये कहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, इससे अपशगुन होगा, इससे शगुन होगा, इस पर अपशगुन होगा, वैसे वैसे। तो ए ने ना जैसे उनके पेरेंट्स कर रहे थे वैसे उनकी बातें मानते गए, ठीक है, कि अगर भाई मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये अपशगुन है तो ये अपशगुन है, मैं भी इसको ये बात मानूंगा और मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करूंगा, तो उसको बोल देंगे हम कन्फर्मिस्ट। लेकिन बी कहता है यार कि मुझे रीजन चाहिए कि अगर आप इसको कह रहे हो कि ये काम करना अपशगुन है, हम कहते हैं कि हम ट्यूसडे को या फिर हम थर्सडे को हम नॉनवेज नहीं खाते, तो ये क्यों नहीं खाते। ए ने तो वो बात मान ली, उसने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन बी उसको क्वेश्चन कर रहा है वापस से कि ऐसा क्यों होता है, तो बी को हम बोलेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट। आप समझ रहे हो कितनी गहराई में हम चले गए इस चीज़ के। तो ये कन्फर्म का मतलब क्या था और हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो ऐसे ही मीनिंग्स यूटिलाइज होते हैं किसी भी पैराग्राफ्स में, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो ये तो होगी मीनिंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल की। तो जो ये कन्फर्म है ना, ये वाला कन्फर्म ऊपर जो लिखा हुआ है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यू कन्फर्म समथिंग, यू कन्फर्म योर आइडेंटिटी, यू कन्फर्म योर एज, तो इसके साथ ही इसका ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन ये वाला जो कन्फर्म है, CONFORM, CONFORM, ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। इसके साथ या तो टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है या फिर विद का यूज किया जाता है। जैसे हम टॉक के साथ यूज करते हैं ना, टॉक टू या फिर टॉक विद, वैसे ही कन्फर्म के साथ, ठीक। आप ध्यान से देखोगे कि ये जो टॉक है ये भी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो कि ऐसी वर्ब है जो एक इंसान दूसरे इंसान से जब कम्युनिकेट करता है तब यूज़ किए जाते हैं, मतलब इस वर्ब के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ही मैं एक वर्ब बोलूँ टेल भी हमारी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूँ कन्फर्म, तो ये भी आप कह सकते हो वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप इस पे किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वही सेंस में यूज़ कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि कन्फर्म का मतलब क्या होता है। और इसको अगर आप देखोगे, इसको अगर आप सिनोनियम की बात करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हम और कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, कंप्लाई। अगर आपको पता हो कि कंप्लाई का वर्ड भी मीनिंग भी जो होता है वो सेम होता है। कंप्लाई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विद। कंप्लाई के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या कह सकते हैं इस वर्ड को? एग्री मैंने बता दिया। और एक वर्ड और हम कह सकते हैं, दैट इज़ अबाइड। अबाइड के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो अबाइड होता है, अबाइड बाय का मतलब भी कंप्लाई विद होता है, एग्री करना होता है, एग्री विद अवर रूल्स होता है। ये अबाइड बाय जनरली यूज़ किया जाता है फॉर्मल्स में, मतलब फॉर्मल स्पीच में या फिर हमारे ऑफिस में, कमर्शियल्स में, वहाँ पे अबाइड बाय का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अबाइड बाय अवर कोड ऑफ कंडक्ट, यू मस्ट या फिर यू शुड अबाइड बाय अवर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी कंपनी के रूल्स वगैरह हैं उसके साथ भाई तुम्हें एग्री करना है, ठीक है। तो ये बात जो है हमें समझ आ गई। तो आपके लिए ये दो क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे हमने ए फिल करना है और कहाँ पे हमें बी फिल करना है। टेक योर टाइम, यू हैव 5 सेकेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या है? वी हैव येट टू ब्लैंक द आइडेंटिटीज ऑफ विक्टिम्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ही रिफ्यूज्ड टू ब्लैंक द लोकल कस्टमर्स, टू द लोकल कस्टम्स, सॉरी। कस्टम का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशंस, ठीक है। अब कस्टम का और भी मतलब होता है, ध्यान रखना। कस्टम का मतलब टैक्सेस भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकल कस्टम्स की बात हो रही है तो फिर हमें पता चल रहा है कि ट्रेडिशन की बात की जा रही है। चलिए, अब पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए। आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लिखी हुई है और ये प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट है। ये ग्रामेटिकली देख लिया, लेकिन अगर आप मीनिंग वाइज भी देखोगे तो भी आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे आइडेंटिटीज कंफर्म की जाएंगी। श्योरिटी लेनी है इसकी, तो पहले वाले में ए जाएगा, CONFIRM, और दूसरे वाले में हम क्या यूज करेंगे? CONFORM, ठीक है। तो कंफर्म के साथ हमने किसका यूज करना है? यहाँ पे टू का। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है क्लियर हुई होगी। तो जैसे ही आपने देखा कि हमने यहाँ पे कंफर्म वर्ड यूज किया, तो मेरे माइंड में एक और वर्ड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कन्फ्रंट।
ठीक है, माइंड में आया तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ बता ही देता हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग सेम तो नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन आप देखोगे सिमिलर से वर्ड हैं। कन्फर्म, कन्फ्रंट, एक और भी वर्ड आया कन्फाइड। ठीक है, वर्ड्स बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो फिलहाल ये एक वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये एक वर्ब है, ठीक है, ये क्या एक वर्ब है। इसका बेसिक सा मतलब होता है टू फेस और डील, टू डील विद, टू फेस समथिंग या फिर टू डील विद। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उसको हम कह सकते हैं। या फिर मैं आपको ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ कि सपोज करो कि कोई इंसान आपको तंग कर रहा है, सपोज करो कि आपको कोई इंसान जो है तंग कर रहा है। दो स्टूडेंट, आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, और आप दो जो हैं लोग साथ में बैठते हैं, और ये इंसान आपको डेली तंग करता है, तो आप जो है टॉलरेंस आप में बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको सह रहे हो, आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? कन्फ्रंट नहीं कर रहे। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कन्फ्रंट करना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत होती है कि वो चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं कर पाते, तो वो अंदर ही अंदर जो है वो उस चीज़ को लेके बढ़ते रहते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? कन्फ्रंट करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिख सकते हैं? rather than letting go, rather than letting things go या letting go, when people, कब? when people treat you unfairly, या फिर when people are rude with you, when people are rude with you should confront them। ठीक है, लेटिंग, रादर देन लेटिंग गो का मतलब क्या है कि भाई जाने नहीं देना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, उसको कन्फ्रंट करो, ठीक है, उसके साथ बातचीत नहीं कह सकते, उस सिचुएशन को डील करो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंट। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था दैट इज कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब आप बहुत इजी है। ठीक है, ये वर्ड मैंने सीखा था कि मैंने ये वर्ड कहीं यूट्यूब पे एक बंदे ने स्पीच दी थी, वहाँ से सीखा था। लेकिन उससे पहले कन्फ्रंट के लिए मेरे माइंड में एक आधी चीज़ें और आ रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल और देना चाहता हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि शी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द बर्गर्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कन्फ्रंट की, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे सपोज करो कोई इंसान है, ठीक है, उसके घर पे चोर घुसा है। ठीक है, तो वो पहले तो डर ही जा रहा है कि यार मैं इस सिचुएशन के साथ डील करूँ या नहीं करूँ। तो फाइनली हम कह सकते हैं फाइनली द पर्सन या फाइनली द बॉय डिसाइडेड, फाइनली द बॉय डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द burglars। बर्गलर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा थीफ जो फोर्सफुली घर पे घुसाया, ठीक है, जो ताला तोड़ के घुसाया, कह सकते हो कैसे भी घुसाया, फोर्सफुली जो घर पे घुस आता है चोर, उसको हम बर्गलर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस जो फोर्सफुली घुसते हैं उसके लिए एक और भी वर्ड है, मुझे याद आ रहा है फ्रेजल वर्ब, वो भी काफ़ी यूज होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इनटू द हाउस। तो जो ब्रेक इनटू द हाउस का मतलब क्या होता है? कोई इंसान फोर्सफुली घुस आता है तो उसको हम कहते हैं बर्गलर। लेकिन वो जो फोर्सफुली घुसना है, तो उसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, जो फिर हमारे लैंग्वेज में यूज होता है या एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, दैट इज ब्रेक इनटू। द मैन ब्रेक इनटू द हाउस, ब्रेक इनटू देयर हाउस। तो उसका मतलब क्या है? वो फोर्सफुली तोड़फोड़ करके या ताला तोड़ के घुसा है उसके घर में। ठीक है, और इसी से एक और फ्रेजल वर्ब माइंड में आ रहा है, दैट इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। तो ये जो ब्रेक डाउन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप। टू स्टॉप ये बहुत मतलब कॉमन है, आपने सुना होगा, हिज कार हैज ब्रोकन डाउन, माई कार हैज ब्रोकन डाउन, माई कार हैज ब्रोकन डाउन। तो जब मैं आप कह रहे हो ना माई कार हैज ब्रोकन डाउन, आई कांट कम, आई कांट ज्वाइन यू,
ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रोकन डाउन का मतलब क्या है, टू स्टॉप वर्किंग। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग से मुझे मत जज करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। इक्विपमेंट मेरी समझ से बाहर है, धीरे धीरे आएगा। टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो और स्टॉप के साथ एक वर्ड जो है और आता है माइंड में, दैट इज सीज, CEASE। सीज का मतलब भी क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग और टू स्टॉप हैपनिंग। ये हैपनिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये हैपनिंग और डूइंग दोनों होती हैं। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं ग्रामर अच्छे से, जो बच्चे उनको पता होगा हैपनिंग और डूइंग क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने देखो कौन कौन से वर्ड्स कर लिए, सीज किया, ठीक है, हमने ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है, हमने ब्रेक इनटू कर लिया, ठीक है, और हमने कन्फ्रंट कर लिया, ठीक है। कन्फ्रंट किससे आया, कन्फर्म से आया, ठीक है। कन्फर्म से हमने CONFIRM कर लिया। फिर हमने और कौन सा वर्ड कर लिया, कन्फर्मिस्ट कर लिया, फिर नॉन कन्फर्मिस्ट कर लिया, ठीक है। और आपने सी से, मुझे एक वर्ड और आ रहा है माइंड में, लास्ट में सीज किया हमने। सी से एक ईडियम होता है, बहुत ही फेमस ईडियम है, आपने सुना होगा, वंडर्स विल नेवर सीज। अब इससे मीनिंग आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा, लेकिन मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस से आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था, वंडर्स विल नेवर सीज, CESE। सीज का मतलब ये कभी होने बंद नहीं होंगे, ठीक है। सेंटेंस ये हम कब लिखते हैं, जब आप किसी चीज़ को लेके खुश हो जाते हो, किसी चीज़ को लेके एक्साइट हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, तो उस इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये चीज़ जो है बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलें कि यार हमने आज एग्ज़ाम दे लिया, हमारे एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, ठीक है। तो फिर हम एग्ज़ाम्स आर डन, सॉरी, आई हैव फिनिश्ड माई एग्ज़ाम्स, आप ऐसे बोल सकते हो। और उसके बाद ये बात बोल सकते हो, वंडर्स विल नेवर सीज, ठीक है। तो उस केस में हम ये बात जो है बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आगे हमने एक और वर्ड, मुझे लगता है हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था, तो वो स्लाइड तो है जो वो एरियाज हो गई। तो हमने कन्फर्म से कन्फ्रंट लिखा था, और कन्फ्रंट से, हाँ, हमने एक और वर्ड लिखा था, कन्फाइड। कन्फाइड अगर आपको याद हो, हमने लिखा था उसी से। कन्फाइड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड जो है मैंने एक यूट्यूब स्पीच पे सीखा था, उसका नाम क्या है मैं भूल गया। तो बहुत अच्छा कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत ही अच्छा है। तो हम उसका नाम जो है माइंड से स्किप हो गया, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। चलो मुझे माइंड में आएगा तो मैं बताऊंगा। कन्फाइड का मतलब होता है कि किसी को अपना सीक्रेट बताना, टू रिवील योर सीक्रेट, टू रिवील योर सीक्रेट प्राइवेटली। इसका मतलब ये हो सकता है, टू रिवील, REVEL, रिवील योर सीक्रेट्स प्राइवेटली, ठीक है। यू कन्फाइड इन समबडी, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कन्फाइड इन समबडी, ठीक है। तो कन्फाइड के साथ हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि कन्फर्म के साथ हम टू या विद का यूज़ करते हैं, अबाइड के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं, कंप्लाई के साथ हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको कन्फाइड पे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, हम किस पे कन्फाइड करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, वी कन्फाइड इन पीपल वी ट्रस्ट। जिन पे हमें भरोसा होता है ना, हम उन्हीं पे कन्फाइड करते हैं, उन्हीं के साथ हम जाके अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। लेकिन लाइफ में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे हम कन्फाइड नहीं कर पाते, ठीक है। हर किसी की लाइफ में आते हैं मुझे लगता है। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड आप याद रख सकते हो, आप याद रख सकते हो रिवील, जैसे हमने वेलो बोला, ठीक है। डिस्क्लोज कह सकते हो, ठीक है। और एक्सपोज कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सपोज आप देखो कि कितना नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो वर्ड्स की मतलब टोन होती है ना, एक ये कितना नेगेटिव वर्ड है, एक्सपोज, हमने उसको एक्सपोज कर दिया, तो वो नेगेटिव सेंस है। डिस्क्लोज जो है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। रिवील जो है हमने वो भी वर्ड पढ़ा, या फिर हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अनरैप, ठीक है। तो ऐसे हम वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको कन्फाइड का जो मतलब है वो समझ आएगा। हाँ, एक और वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है कन्फाइड के लिए, दैट इज इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट, आई वाला नहीं, ये वाला ENTRUST। तो ये इंटरेस्ट भी काइंड ऑफ सेम होता है वर्ड, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी एक वर्ब होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाना किसी चीज़ के लिए। अब आप देखोगे कि अगर सिर्फ मैं इतनी सी बात बोल दूँ, या फिर अगर हिंदी में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हो कि किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबल कर देना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना, तो आप कितना नेगेटिव मीनिंग ले जाओगे इसका। लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है बच्चे। इसका मतलब है कि हाँ, जैसे आप एक मदर है, ठीक है, एक मदर है और वो वर्किंग है, ठीक है, तो उसने सुबह काम पे जाना है, तो अपने बेबी के लिए वो किसी को हायर कर लेगी, ठीक है, और जिसको हायर करेंगी उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं किसी काम को करने के लिए, किसी इवेंट को या किसी चीज़ की टेक केयर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप देखोगे थोड़ा सा सिमिलरिटी है इसमें, तभी मेरे माइंड में ये वर्ड आया कि उसका सिनोनियम हो सकता है, ठीक है, सिनोनियम, दूफार सिनोनियम जिसको हम बोलेंगे। तो इंटरेस्ट का एक्चुअल में ये मीनिंग होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इंटरेस्ट के लिए? तो आप लिख सकते हैं टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, और टेकिंग केयर ऑफ समबडी, यही बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, टेकिंग केयर ऑफ समबडी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि सपोज करो कि एक बॉस है, ठीक है, बॉस को अर्जेंटली फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कहीं पे जाना पड़ रहा है, या रिलेटिव्स में कहीं पे जाना पड़ रहा है, तो वो क्या बोल सकता है? आई इंटरेस्ट माई टास्क, या फिर दिस टास्क, कुछ भी लिख लो, दिस टास्क या दिस पीस ऑफ वर्क टू माई टीम, सॉरी, AEM, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और इंटरेस्ट के साथ ग्रामेटिकल प्रोफाइल में बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो कैसे देखेंगे, जो इंटरेस्ट वर्ड है ना, इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट है आप देखोगे कि यहाँ पे इसके बाद आपने दी टास्क लिखा, तो जो दी टास्क है ये व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। यू इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी, तो जो रिसीवर होगा ना, जो रेसिपेंट होगा, वो कोई इंसान होगा, वो हुम का रिप्लाई होगा, तो उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। ये बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, या फिर जो इन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो हुम का रिप्लाई होता है, उस रेसिपेंट्स होते हैं क्या होते हैं, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, तो आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को, इंटरेस्ट को, इसका स्ट्रक्चर चेंज करके लिखूं, अगर मैं बॉस ऐसे लिख दे, आई इंटरेस्ट माई टीम, अब आपने क्या कर दिया, हुम का रिप्लाई पहले लिख दिया, आई इंटरेस्ट माई टीम, फिर आप टू दिस टास्क नहीं लिख सकते, फिर आपको विद लिखना पड़ेगा, विद दिस टास्क, दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स। तो आपको यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम विद का यूज़ करते हैं, और ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है किसका बन गया, इंटरेस्ट का होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरेस्ट किसी चीज़ को कर रहे हो, तो जिस इंसान के साथ करोगे वो रेसिपेंट होगा और टू लेगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट किसी टीम को, किसी इंसान को कर रहे हो, तो जो चीज़ उसको सौंप के जा रहे हो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसके लिए हम विद का यूज़ करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक और वर्ड है कॉम्प्लीमेंटरी कॉम्प्लीमेंट, ये हम वर्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स बहुत सारे हो गए। आज हम मूव आउट करते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल के जो वर्ड्स हैं, नहीं तो वो नहीं हो पाएंगे। चलिए, सबसे पहला वर्ड है निक्सस। मैंने सोचा था काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया, और बच्चों ने बोला था लास्ट क्लास में कि सर वो वीडियो बहुत लंबी थी, ठीक है। अब बच्चे आप सोच के देखो कि अगर आपको लंबी वीडियो बनानी है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका टीचर बहुत मेहनत कर रहा है उस चीज़ के लिए, और आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी उतनी मेहनत करें, ठीक है। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो वो पूछिए, कोई सजेशन है मेरे लिए, कोई कमी है वीडियो में या फिर किसी और चीज़ में, राइटिंग को छोड़ के, तो आप वो मेंशन कीजिए, ठीक है। कुछ अच्छी लगती हैं वो भी मेंशन कीजिए, क्योंकि वही तो मुझे इनकरेज करेंगी और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चलो, सबसे पहला वर्ड है निक्सस। निक्सस, जब भी मैं वर्ड पढ़ता हूँ मुझे अपना फ़ोन याद आ जाता है, गूगल निक्सस 5, ठीक है। तो जिन्होंने, जो निक्सस के फैंस हैं वो समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने निक्सस 5 यूज़ किया है तो उनको उनका वर्थ पता है। आज भी वो बहुत अच्छा फ़ोन है मेरे लिए, ठीक है। चलो, निक्सस का मतलब होता है एक रिलेशनशिप कह सकते हैं, ठीक है, एक कनेक्शन कह सकते हैं, कनेक्शन,
ठीक है। ये गूगल की कंपनी ने नेक्सस सीरीज़ निकाली थी, नेक्सस 4, नेक्सस 5, नेक्सस 6, नेक्सस 5X, नेक्सस 6P, फिर उन्होंने पिक्सल निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पिक्सल आया, फिर पिक्सल XL आ गया, फिर पिक्सल 2 आ गया, पिक्सल 2 XL आ गया, फिर मेरे पास अभी पिक्सल 3 है। ठीक है, तो पहले मैंने नेक्सस 5 यूज़ किया, फिर मैंने 6P यूज़ किया, अब मेरे पास पिक्सल 3 है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं नेक्सस का फ़ैन हूँ। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारी वीडियो पे वापस आते हैं। तो नेक्सस का मतलब होता है एक कनेक्शन होता है, ठीक है, या फिर एक सेंट्रल लिंक कह सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल लिंक। ठीक है, जो मेन लिंक होता है ना उसको नेक्सस कहते हैं। ठीक है, तो और ये जो इसका जो सिचुएशन है हमारे पैराग्राफ में या एडिटोरियल में जो ऑथर जी ने लिखा है, एडिटर ने लिखा है, वो क्या लिखा है आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। 20 अगस्त का है ये। ठीक है, और कौन सा है ये? डेटा पार। ठीक है, डेटा पार जो बीजेपी ने फेसबुक पे कमेंट्स किए थे, तो उसके ऊपर है ये। एक्चुअल में क्या होता है कि आप देखते होगे कि जनरली कोई भी इंसान जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई हेट स्पीच जो है या फिर कोई ऐसी स्पीच है जो वायलेंस क्रिएट कर रही है, अगर आप वो अपलोड करोगे, आप कुछ भी अपलोड करोगे, तो फेसबुक की गाइडलाइंस की तरफ से आपको जो है क्या आएगा, वार्निंग आ जाएगी। या फिर कई बार तो होता है विदाउट वार्निंग्स आपका अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर देते हैं, अकाउंट बैन कर देते हैं, परमानेंट बैन कर देते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है फेसबुक इस मामले में, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन आप देखोगे कि जो वो कमेंट्स हुए थे, ठीक है, जो वो राइट्स हुए हैं रिसेंटली, तो उसमें फेसबुक ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ जिन्होंने ये जो हेट स्पीचेस थी या पोस्ट थी, तो उन पोस्ट को डाउन नहीं किया, ना उनके जो अकाउंट्स थे उनके साथ कोई छेड़छाड़ की है। तो उसी के बारे में ये सारा आर्टिकल है कि क्या लिखा है उसने, क्या कहते हैं, एडिटर ने क्या लिखा है, इंडिया कैन नॉट अलाउ अ नेक्सस बिटवीन इन्फ्लुएंशियल टेक जायंट्स एंड पावरफुल पॉलिटिशियंस। तो वो यही कह रहा है कि यार अभी जो इंडिया है ना, कि वो जो टेक जायंट्स है, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, और उनका और पॉलिटिशियंस का जो रिलेशन है ना, मतलब ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इनके बीच में आपस का कोई रिलेशन है या फेसबुक जो है पॉलिटिशियंस को फेवर कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ पे ये आर्टिकल है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और आप मुझे बाद में बताएंगे कि ये जो आर्टिकल है इसमें जो ऑथर की टोन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, कॉशियस है, कैसी टोन है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो नेक्सस का मतलब यही है कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप की या फिर एक लिंक की, सेंट्रल लिंक की, पावरफुल लिंक की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए जैसे मैं बोल दूं, द नेक्सस बिटवीन इंडस्ट्री एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इंडस्ट्री और पॉलिटिकल पावर में जो एक रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो चलो आगे चलते हैं। ये नाउन है, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो जो ये ट्रबलिंग क्वेश्चंस है, इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रबलिंग क्वेश्चंस हमने यहाँ पे यूज़ किया, देखो ट्रबल एक वर्ड है, ट्रबल एक वर्ब है। ठीक है, एक वर्ड है बेसिकली, और ये वर्ब है। तो ये वर्ब से ना हम दो पार्टिसिपल्स बना सकते होते हैं। एक पार्टिसिपल होता है ING, और एक पार्टिसिपल होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर ING बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रबलिंग। अगर V3 बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ट्रबल्ड। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, दोनों के दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे वाले को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नाउन के लिए यूज किया जाता है, ये भी नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे क्वेश्चन एक नाउन है, उसके आगे हमने ट्रबलिंग जो है एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रबलिंग वर्ड का यूज कब करते हैं, ट्रबल्ड वर्ड का यूज कब करते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अ ट्रबलिंग मैन, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अ ट्रबल्ड मैन। ठीक है, आप देखोगे कि ये दोनों एडजेक्टिव है, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव किससे बने? अल्टीमेटली वर्ब से बने। वर्ब का मतलब एक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली एक्शन तो परफॉर्म हो ही रहा है ना, ये बात आपको समझनी है। अब पहले सेंटेंस में ट्रैवलिंग मैन का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को ट्रेवल कर रहा है, या फिर ये ऐसा व्यक्ति जो लोगों के द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है।
तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है कि जो लोगों को ट्रबल कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैन है ना, इस एक्शन का डूअर है, इस एक्शन का क्या है, डूअर। तो जब एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे नाउन के साथ हमने एडजेक्टिव लिखना होता है, जो नाउन जो होता है उस एक्शन का डूअर होता है, तो हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। नीचे वाले मैन का, ट्रबल्ड मैन का क्या मतलब है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को ट्रबल कर रहा है, या वो खुद ट्रबल्ड है, वो खुद ट्रबल्ड है बाय अदर पीपल्स। तो इसका मतलब ये है, ये जो व्यक्ति है, ये जो मैन है, ये इस एक्टिविटी का रिसीवर है। तो जब हमने एक ऐसा लिखते हैं, एक ऐसा नाउन के साथ एडजेक्टिव लिखते हैं जो नाउन सेक्शन का रिसीवर होता है, तो वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं पैसिव फॉर्म। तो मैंने आपको जस्ट ब्रीफ किया, ठीक है, आपको जस्ट रिवाइज किया, जो पुराने बच्चे थे वो समझ गए होंगे जल्दी से। अब यहाँ पे हमने बोला हुआ है ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो ट्रबलिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रबल कर रहे हैं लोगों को। क्या यहाँ पे ट्रबल्ड क्वेश्चंस हो सकता था? नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ट्रबल्ड नहीं ना हो सकते। इंसान ट्रबल्ड हो सकता है, इंसान ट्रबलिंग भी हो सकता है, ट्रबल्ड भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो तो ट्रबलिंग ही हो गए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, और कंफ्यूज्ड क्वेश्चन थोड़ी ना बोलोगे। ठीक है, तो वो ये बात थी। चलिए, ये बात आपको समझ आ गई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो, अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई थी आगे, गोज इजी। ठीक है, तो ये मैं गो के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो गो है ना, ये एक वर्ब है, ये वर्ब ऑफ मोशन है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, दे वेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पे ये दे है ना, ये मोशन में चले गए, ये मूवमेंट बता रहा है, ठीक है, दे की। तो ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे गोस के बाद क्या लिखा हुआ है, इजी लिखा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे गोस के बाद इजी लिखा गया, तो स्ट्रक्चर कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने बोला होगा कि आपने सुना होगा एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, ई 2 बार डल गया, एवरीथिंग है, ठीक है, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। तो आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वेंट है वो की फॉर्म है। तो क्या यहाँ पे एवरीथिंग चल के गया, मोशन में है? नहीं, ये मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बल्कि एवरीथिंग को, स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो गो है ना, ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब भी है लेकिन साथ में ये स्टेटिव वर्ब भी है। ये डायनेमिक वर्ब भी है, ये स्टेटिव वर्ब भी है। डायनेमिक तब है जब ये मोशन को रिप्रेजेंट करती है, स्टेटिव वर्ब तब है जब ये सब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जो स्टेट है ना एवरीथिंग की, वो स्टेट क्या है कि वो रॉन्ग है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, एवरीथिंग वाज रॉन्ग। तो जिसको जो बच्चे ग्रामर अच्छी तरीके से पढ़े उनको पता होगा कि यहाँ पे जो वेंट है ना, ये एक लिंकिंग वर्ब है। तो सेम वे लिंकिंग वर्ब के बाद हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स एडजेक्टिव्स होते हैं या नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी ये जो इज लिखा हुआ है एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो गोज लिखा हुआ है ये आपकी एक लिंकिंग वर्ब है। क्लियर होगी बात? ठीक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपसे एग्जाम्पल और लिखूँ, मैं बोलूँ, आपने ये सेंटेंस तो पक्का सुना होगा, आपने सुना होगा मूवीज में या कहीं पे, हैव यू गॉन नट्स। ठीक है, अब नट्स का मतलब नहीं पता होगा सबको, नट्स मतलब वो क्या, ये नट्स वो है ड्राई फ्रूट है? नहीं, वो नहीं है। तो यहाँ पे नट्स का मतलब NUTS, ठीक है, यहाँ पे नट्स का मतलब क्या है, इनसेन। आपने इनसेन वर्ड भी सुना होगा, हैव यू गॉन इनसेन, हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन मैड। ठीक है, तो सबका मतलब सेम है। तो यहाँ पे जो गॉन है ना, तो इसका मतलब तुम गए नहीं हो कहीं पे, इसका मतलब है क्या, तुम पागल हो गए हो, तो इसका मतलब ये है। तो वही है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग समझना है, इसके शेड समझने। एक शेड तो आपको पता था कि एक्शन डायनेमिक वर्ब होती है, एक शेड मैंने आपको बता दिया कि स्टेटिव वर्ब होती है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और इसके बाद जो एक्शन की स्टेट होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप आप सबको। जैसे मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखता हूँ, माई हेयर, या फिर योर हेयर आर गोइंग ग्रे। अब ये किसी को पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा कि गोइंग ग्रे कैसे हो सकता है, ये भी सही है बच्चे। योर हेयर आर गोइंग ग्रे का मतलब क्या है, ये चेंज आ रहा है, स्लो चेंज आ रहा है। जिसने अब टेंस पढ़ा होगा तो टेंस में मैंने बताया था स्लो चेंज के लिए हम ING फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने ING फॉर्म यूज कर ली, और यहाँ पे गोइंग का मतलब पता है क्या है, गोइंग का मतलब क्या, टर्निंग। तो मतलब एक वर्ड में बहुत सारे शेड्स हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड, एक ये वर्ड है डीम। डीम के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक दो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मीनिंग जो है वो हम समझ लेते हैं। डीम का सबसे पहला मीनिंग क्या है कि किसी के बारे में
पर आपके माइंड में कोई बिलीफ होना या फिर कोई ओपिनियन होना। टू हैव ओपिनियन अबाउट समबडी, टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग, ठीक है। टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग, ठीक है। अब STH, तो ये किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर ओपिनियन रखना माइंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि इसको इजीली ओपिनियन का मतलब क्या है कि उनके बारे में कोई माइंड में बिलीफ होना, ठीक है। उनके माइंड में आपके माइंड में सॉरी उनके रिगार्डिंग क्या होना, कोई बिलीफ होना, ठीक है। बिलीफ जो है एक नाउन है, बिलीफ से कौन सी वर्ब बन जाती है, बिलीफ, कौन सी वर्ब बन जाती है, बिलीव। बिलीव का मतलब और क्या हो सकता है, बिलीव का सिनोनिम क्या हो सकता है, कंसीडर, क्या होता है, कंसीडर। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि डीम का मतलब क्या होता है, कंसीडर। डीम का मतलब क्या होता है, कंसीडर। सीधी भाषा में आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि दैट इवनिंग वाज डीम्ड अ ग्रेट सक्सेस, कि कोई वो बड़ी शानदार इवनिंग थी, ठीक है, वो एक सक्सेस के नाम दे दी, वो सक्सेस को मतलब जो उसको एज अ सक्सेस कंसीडर किया गया, ठीक है। तो वैसे हमने वर्ड यूज कर लिया वहां पे डीम। और भी बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, दे डीम्ड या फिर वी डीम our efforts insufficient। अब इसका मतलब पता क्या है कि भाई जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं ना अभी, अब हमारी कंपनी में जो इलेक्ट्रिक लर्निंग है, ठीक है, अब वो हमें लगता है कि हम वो अभी इनसफिशिएंट है, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो अप टू रेंज नहीं है यार, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो जस्ट शुरुआत है। तो हम ये खुद के लिए ये बात बोल सकते हैं, वी डीम आवर एफर्ट्स इनसफिशिएंट, वी कंसिडर आवर एफर्ट्स इनसफिशिएंट, वी बिलीव दैट आवर एफर्ट्स आर इनसफिशिएंट, सॉरी। तो उस कंटेक्स्ट में हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं डीम। क्लियर होगी बात। अब जैसे आपने ये सुना होगा शायद, ये फ्रेज यूज होता है, डीम्ड डेंजरस। डीम्ड डेंजरस का मतलब क्या है कि उस चीज को डेंजरस कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेज यूज होता है, शायद कभी ना कभी एग्जाम में आ जाए, आपके माइंड में आ जाएगा तब। और जो हाँ, ये फ्रेज जो है मुझे लगता है कि यही फ्रेज जो है वहाँ पे आपके पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, तो आप पढ़ोगे वहाँ पे तो आपको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट आपने एक वर्ड सुना होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटी दैट इज ऑफिशियली अक्रेडिटेड, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, ठीक है। तो हमने 2-3 वर्ड्स यूज किए, अप्रूवल, ठीक है, और हमने वर्ड यूज किया एक्रीडेड, एक्रीड, ACC REDITED, ठीक है। तो क्रेडिटेड जो है उससे पहले क्या लगा दो, AC लगा दो। एक्रेडिटेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को क्रेडेंशियल्स देना, किसी को क्रेडेंशियल्स देना, टू गिव क्रेडेंशियल्स, टू गिव क्रेडेंशियल्स, DENTIALS, टू गिव क्रेडेंशियल्स टू। तो अगर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया सरकार के द्वारा या किसी जैसे UGC हमारा बोर्ड है उसके द्वारा, ठीक है, तो उसके द्वारा उसको हम कह सकते हैं कि एक्रेडिटेड किया गया है या रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वैसी यूनिवर्सिटीज को हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एक्रेडिटेट से हमें, एक्रेडिटेट से एक वर्ड और भी माइंड में आ रहा है, एस्क्राइब। एस्क्राइब आपने शायद वर्ड सुना होगा, ASCRIB। एस्क्राइब का मतलब भी क्या होता है, किसी को क्रेडिट देना, मीन्स टू गिव क्रेडिट टू समबडी, गिव क्रेडिट टू समबडी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आपने एक ग्रुप था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट ग्रुप था, तो आपके प्रोजेक्ट ग्रुप को A मिल गया, ठीक है, आप लीडर थे, टीम लीड कर रहे थे वहाँ पे, तो आप क्या बोल सकते हो, आई वुड लव टू अस्क्राइब द A आई गॉट ऑन माई प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ करके, आई वुड लव टू अस्क्राइब, मैं लिख लेता हूँ, आई वुड लव टू अस्क्राइब द A, द A का मतलब जो A ग्रेड मुझे मिला है, टू माई टीम,
किसको दोगे? वो रेसिपेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एस्क्राइब माई टीम, ठीक है। तो ये आपको ऐसी इस तरीके से आपको जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो आई होप जो आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होगी। जैसे हम एक और यूज़ कर सकते हैं, एक जनरली हम जो यूज़ करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ही एस्क्राइब्ड हिज फेलियर टू बैड लक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो अपना फेलियर है ना वो रिस्पॉन्सिबल बना दिया किसको। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो एस्क्राइब है ना ये नेगेटिव टोन में यूज कर लिया। आप ध्यान से देखो कि ऑल्दो उसका मतलब तो ये था वर्ड का क्रेडिट्स देने, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज कर लिया। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है कि जनरली मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था, द प्रॉब्लम इज यूजली, ये मैंने किसी के आर्टिकल में शायद पढ़ा था, ascribed, द प्रॉब्लम इज यूजली ascribed टू partisanship, PARTISANSHIP, पार्टिजनशिप, इसको बोलते हैं पार्टिजनशिप, PARTISANSHIP, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टिजनशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पार्टिजनशिप का मतलब होता है कि जब आप किसी की तरफ फेवर करते हो, जब आप ना फेवर का मतलब समझते हो, जब आप किसी, ऐसे समझ लो वन साइडेड, सिंपल भाषा में क्या समझ लो, वन साइडेड समझ लो आप, और बायस्ड, बिल्कुल सही, BIA बायस्ड कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, सब्जेक्टिव कह सकते हो। सब्जेक्टिव का, जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है ना आपके एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे 4 टिक करने। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड, यू हैव टू बी अनबायस्ड वाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पे अपने थॉट्स जाहिर करने हैं, इसी वजह से आपको शीट दी जाती है, ठीक है। तो ये पार्टिजनशिप, तो इसका मतलब सेंटेंस का मतलब क्या है, द प्रॉब्लम इज यूजुअली ascribed टू पार्टिजनशिप। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कह दिया कि 2 लोग हैं, ठीक है। तो इस इंसान ने ना किसी को फेवर कर दिया, वन साइडेड था, तो आपने कहा कि यार इसी वजह से, तो उसके साइड था ना, तो वो बायस्ड था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो हम जनरली ऐसे है कि उस चीज़ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। तो उस चीज़ के बारे में ये बात जो है कही जा रही है। तो पार्टिजनशिप के बारे में आपको पार्टिजनशिप पता चलेगा क्या होता है। तो और भी मैं बता देता हूँ, जो पार्टिजनशिप होता है इसका एक नाउन भी होता है। वो नाउन क्या होता है मैं समझाता हूँ, पार्टीशन, ठीक है। इसका जो नाउन होता है वो क्या होता है, पार्टीशन। अब ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये नाउन भी होता है। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे इंसान के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे जो इंसान जो है तरफदारी कर रहा है, वन साइडेड है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर सम पर्सन और ग्रुप और आइडिया, ठीक है। मतलब कोई इंसान आप देखोगे ना, ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं। अब मैं बायस नहीं हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ कि आप देखोगे जो आजकल के सिनेरियो में या फेसबुक कहीं पे देखते हो कि कुछ लोग जो हैं वो अंधविश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार ये सरकार ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो सरकार कैसे भी हो, उसके लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनको लगेगा कि यार ये सरकार अच्छी है, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पार्टीशन। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि आजकल के जो सारे टीवी चैनल्स हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली बायस्ड होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि वो पार्टीशन है। क्लियर। तो हम और पार्टीशन जो नाउन होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉलोअर। फॉलोअर कौन सा फॉलोअर, विदाउट रीजंस, जो कोई रीजन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, उसको उसके पास कोई रीजन नहीं है फॉलो करने का, आंखें बंद करके वो फॉलो कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। जो जैसे मैंने एक दिल्ली का एक इंटरव्यू, जब दिल्ली के इलेक्शन होने थे लास्ट ईयर, तो मैंने इंटरव्यू सुना था। तो वो लोग इंटरव्यू कर रहे थे आप किसको वोट डालेंगे। तो वो एक दुकानदार था, तो उसने बोला कि मैं बीजेपी को वोट डालूंगा। मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी के खिलाफ या फेवर में नहीं हूँ, मैं जो एक्चुअल में मैंने देखा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोला कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने तो 5 साल में इतना काम किया, स्कूल खुलवाए, ये किया वो किया, लेकिन जो MCD में जो थे
बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने तो कोई खास काम नहीं किया, तो फिर भी वो कह रहे थे नहीं हम तो उसी को वोट डालेंगे। सिमिलरली आप देखोगे आज भी जो बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी को वोट डालेंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे हमारे एरिया में जैसे भगवंत मान जी खड़े हैं, ठीक है। तो फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट डालेंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो वैसे जो चीज़ें हैं वैसे हम केसेस को या वैसे लोगों को हम पार्टीशन कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अपने मतलब मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, मैं आपको वही फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी बातों को दिल पे मत लेना, ठीक है। आई एम जस्ट अ टीचर, तो मैं आपको ये वर्ड्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है तो ये पार्टीजनशिप जो है ना, अब जब हमने पार्टीजनशिप आपको वर्ड सिखा दिया, डीम सिखा दिया, ठीक है। अब जो पार्टीजनशिप है तो ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट में भी यूज़ किया जा सकता है और इसको नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है। अभी तक तो उन्होंने नेगेटिव कंटेक्स्ट ही सीखा है, लेकिन इसका पॉजिटिव कंटेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान ने दूसरे इंसान पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। अब तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मैं, ऐसा होता है ना कि पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, आपने पार्टनरशिप कर ली किसी के साथ, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक इंसान को पार्टीशन बनना ही पड़ेगा, दोनों को पार्टीशन बनना ही पड़ेगा, आपको एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस ग्रो कर सकता है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर सकता। क्लियर। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने वर्ड जो करना है दैट इज प्रूव। अब प्रूफ से पहले वहाँ पे हमने एक वर्ड किया था, अब ये वर्ड यहाँ पे डिलीट हो गया, तो आप तो वीडियो देख पा रहे होगे, तो हमने ये जो स्क्रीन है वो हटा दी है। हमने एक वर्ड किया था अस्क्राइब, अस्क्राइब वर्ड हमने कर लिया था कि किसी को क्रेडिट देना, ठीक है, लेकिन हमने एक और वर्ड भी किया था क्रेडिट। एक्रेडिट का बेसिकली, एक्रेडिटेड एक एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्रेडिटेड एक वर्ड जो होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये जो बना है किससे बना, एक्रेडिट वर्ब से बना, ठीक है। वो वर्ब का मतलब आप समझ गए, किसी को क्रेडेंशियल्स देना। जो एक्रेडिटेड है ये कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप जब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो आप वहां पे एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो एक्रेडिटेड का मतलब आप समझ गए, जब आपको ऑफिशियली किसी की अप्रूवल मिली गई हो या फिर आपको रिकॉग्नाइज किया गया हो, तो उसको एक्रेडिटेड बोलते हैं। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं कि अवर एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई तुम जैसे सपोज करो कि हमारा क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव, हमारा ऑफिशियल जो बंदा है ना वो यही है, तो अगर कोई पार्टी में तुम इसको जाने से नहीं रोक सकते, तो उस कंटेक्स्ट में हम ये बात बोल सकते हैं। क्लियर है। तो उस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन, आप इसके लिए सर्टिफिकेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपने देखा होगा कि ISO सर्टिफिकेशन होती है, वो भी यही होती है कि रिकॉग्नाइज किया गया उस चीज़ को, जो चीज़ आपकी ISO सर्टिफाइड है, उसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि जिस कंपनी को ISO सर्टिफाई किया गया है, उसकी जो मैनेजमेंट है या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर उसकी सर्विस है या फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन है या और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, वो कंप्लाई करते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के साथ, वो अबाइड करते हैं नॉर्मल जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि आपको ये स्टैंडर्ड से नीचे ये यूज़ नहीं करनी। तो जो स्टैंडर्ड से ऊपर यूज़ कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ISO सर्टिफाइड। तो वैसे ही हम अगर कह रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है या एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब ये सरकार ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की हुई है और इसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है। क्लियर। वैसे ही आपने फ़ोन में देखा होगा IP, मुझे लगता है 68 जो सर्टिफिकेशन है वो चलती है कि अगर IP 68 सर्टिफाइड है फ़ोन, तो फिर वो पानी में मतलब डूबता नहीं, मतलब पानी में ख़राब नहीं होता, ऐसा कुछ करके। तो वैसे ही उसी सेंस में मैंने आपको वर्ड समझाने की कोशिश की, कौन सा, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक्रेडिटेड स्कूल। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं दैट इज़ प्रूफ। प्रूफ जो होता है इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, सिंपल सा मतलब है इन्वेस्टिगेशन का सिनोनियम ही प्रूव होता है। प्रूव इनटू समथिंग, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कन्फाइड के साथ हमने इन लगाया था, कंप्लाई के साथ विद लगाया था, बाइट के साथ बाय लगाया था, इंटरेस्ट के साथ टू एंड विद दोनों लगाए थे, तो वैसे ही प्रूफ के साथ इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू प्रूव इनटू समथिंग।
और प्रोब नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। वर्ब का सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझ लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई हिडन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, और हिडन कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं, यू रेज क्वेश्चंस, यू आस्क क्वेश्चंस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रूव, राइट। और जब अब मैं बात करूँगा इस प्रोसेस को, मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो ये वर्ब कहलाएगा। और जब मैं इस पूरी प्रोसेस के नाम को, एक्शन के एक्ट को मैं क्या बोलूँगा, पूरे एक्ट को क्या बोलूँगा, नाउन। क्लियर। चलो, जैसे ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में ही यूज़ किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा तो न्यूज़पेपर्स में ही देखा होगा, जनरली और बुक्स वगैरह में ये वर्ड कम पाया जाता है, ठीक है। वैसे इन्वेस्टिगेट वर्ड ज़्यादा चलता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन या फिर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, राइट। कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। STH का मतलब समथिंग, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा पुलिस प्रोब, पुलिस POL, सॉरी आई गलत हो गया, POLIC, पुलिस प्रोब, पुलिस प्रोब इनटू द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब पुलिस को शक हुआ कि मतलब इनके ब्लैक मनी वगैरह है इनकी कंपनी में, तो उनको जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे, ठीक है, तो उस पर छापा मारा या उनकी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसको हम कहते हैं प्रूव, ठीक है। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया। और एक ध्यान रखना कि आपने शायद सुना होगा स्पेस प्रूव, आई एम नॉट श्योर कि आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन ये भी वर्ड यूज़ होता है, ये फ्रेज आपने शायद सुना होगा, प्रोब। स्पेस प्रोब का मतलब क्या होता है, ये एक स्पेस क्राफ्ट को बोला जाता है, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो ये स्पेस क्राफ्ट क्या होता है कि ये मतलब बाहर जाता है। स्पेस क्राफ्ट का मतलब व्हीकल होता है, ठीक है। क्राफ्ट का मतलब व्हीकल होता है और स्पेस का मतलब जो स्पेस में ट्रैवल करे। एक ऐसा व्हीकल दैट ट्रैवल्स टू स्पेस या इन स्पेस, और ये एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें ऑन बोर्ड कोई नहीं होता। ऑन बोर्ड का मतलब आप समझते हो, जिसमें कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है कि स्पेस में जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस चला जाता है, या इन्फॉर्मेशन हमें भेजता है अर्थ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पेस प्रूफ, राइट। और एक चीज़ का आपको और बता देना चाहता हूँ, स्पेस क्राफ्ट से एक वर्ड माइंड में आ रहा है, स्पेस क्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, होवर क्राफ्ट हो गया, ठीक है। होवर का मतलब समझते हो, जो ज़मीन से टच नहीं होता, ठीक है, और वो वहीं पे खड़ा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं होवर क्राफ्ट। मतलब वो मतलब क्या है कि स्विंग भी नहीं करता, स्वे भी नहीं करता, मूव भी नहीं कर रहा, बस वहीं पर स्टेबल खड़ा है, ठीक है, हवा में, तो उसको होवर क्राफ्ट कहते हैं। और तो ये जो क्राफ्ट वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, ये क्राफ्ट वर्ड है ना, ये चाइना से लिया गया है, और इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। ये कभी भी स्पेस क्राफ्ट्स या एयर क्राफ्ट्स नहीं होते, स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है। तो और इस बार CGL में एक पेपर में क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता हो, हैंगर, HANGER, हैंगर इज अ प्लेस वेयर स्पेस क्राफ्ट इज केप्ट, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट नहीं, स्पेस क्राफ्ट। तो HANGE, हैंगर एक ऐसी प्लेस को कहते हैं जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको प्रोब वर्ड बताना था, वो बता दिया कि वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, और स्पेस प्रोब बता दिया। और प्रोब एज अ वर्ब भी बता देता हूँ कि जब आप, मैंने बताया कि उस प्रोसेस को हम, जब आप क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, या मैंने आपको इसका सिनोनियम जो बताया क्या होता है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टिगेट पे एक सेंटेंस लिखूं, पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, समझ आना, इन्वेस्टिगेटेड लिखा है, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर केयरफुली, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू का यूज़ नहीं किया जाता है। इन्वेस्टिगेटेड ट्रांसिटिव वर्ब है, और ये उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब प्रोब इनटू होता है, ठीक है, प्रोब इनटू, या फिर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब भी इन्वेस्टिगेट होता है, ठीक है, लुक इनटू द मैटर। एक लुक इन ऑन, लुक इन ऑन, ये भी मेरे माइंड में आ गया। इसका मतलब होता है कॉल ऑन। क्या मतलब होता है, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, पे अ विजिट। चलो, वो अब ज़्यादा डिवर्ट नहीं होंगे, तो वापस आते हैं हमारे प्रूफ पे।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समन। ठीक है, पंजाबी में इसको सम्मन कहते हैं, सम्मन। ठीक है, तो ये सम्मन वर्ड है, समन, और ये एक नाउन है। और इस वर्ड की खासियत क्या है, एग्जाम में आता रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअल में ये समन वर्ड जो है होता ही नहीं है। एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो क्या होता है, समन्स। क्या होता है, समन्स। ये समन्स वर्ड है ना, अब देखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन ये समन वर्ड, जो समन्स वर्ड लिखा है, ये सिंगुलर है और ये काउंटेबल भी है। अगर आपने इसके आगे टू लिख दिया ना, तो ये समन्स, ऐसे ई एस, पीछे ई एस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इस वर्ड का। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं मीनिंग बताया, तो सॉरी मीनिंग बताया, तो समन, समन का मीनिंग क्या होता है, टू ऑफिशियली ऑर्डर समबडी, मतलब किसी को ऑर्डर देना। ठीक है, कि तुम कोर्ट में हाजिर हो, मतलब जो तुम्हारी पेशी है या समथिंग लाइक दैट। तो जो वो लीगल नोटिस, जो लीगल पेपर घर पे जाता है, उसको हम समन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो समन्स है ये काउंटेबल है, और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्जन होते हैं। अगर आपने समन्स लिखा है तो सिंगुलर वर्जन है, अगर आपने पीछे ई एस लिख दिया तो ये प्लूरल वर्जन है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, द कोर्ट सर्व्ड, the court served the court served summons upon their parents, upon their parents। तो इसका मतलब क्या है, कि कोर्ट ने उनको समन्स भेजे। ठीक है, तो सर्व अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू ऑफिशियली डिलीवर समथिंग टू समबडी, टू ऑफिशियली डिलीवर, टू ऑफिशियली, या टू डिलीवर समथिंग ऑफिशियली, डिलीवर समथिंग ऑफिशियली। ठीक है, ध्यान रखना, सर्व अपॉन, सर्व अपॉन, सर्व अपॉन, तो ये फ्रेजल वर्ब है हमारा। क्लियर, चलो। और पता चल गया समन्स का मतलब, और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझ आ गया, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और आपको जैसे अभी मैंने बताया, अभी पीछे अभी बताया कॉल ऑन, तो कॉल ऑन का मतलब भी यही होता है, किसी को बुलाना, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो मैंने मीनिंग बताया था आपको, वो क्या मीनिंग बताया था, टू पे अ विजिट। जैसे दे कॉल्ड ऑन अस ऑल ऑफ सडन। ठीक है, तो दे लुक्ड इन ऑन अस ऑल ऑफ सडन, तो इसका मतलब क्या है कि यार वो बिना पूछे हमसे, सॉरी सडन का मतलब क्या है, वो बिना, एकदम से आ गए। ठीक है, एकदम से वो मिलने आ गए हमें। तो कॉल ऑन का मतलब ये भी होता है, और कॉल ऑन का मतलब ये भी होता है कि किसी से कुछ डिमांड करना कि भाई तुम ये काम करो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ द स्टूडेंट्स कॉल्ड ऑन द टीचर टू गिव ब्रेक। मतलब स्टूडेंट्स ने टीचर को डिमांड की कि सर ब्रेक दे दो, भी बहुत पढ़ाई हो गई है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि सर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस करो अब। ठीक है, अभी थोड़े से वर्ड्स पेंडिंग है। ठीक है, तो अब एडिटोरियल में इतने वर्ड्स, अब मेरी गलती तो नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं 2 वर्ड्स पढ़ा दूँ बाकी छोड़ दूँ, तो सारे कवर करने हैं। ठीक है, आप अब चाहे इसको थोड़े टाइम में देखिए, चाहे इसको 2x पे देखिए, चाहे इसको कैसे भी देखिए। चलो, आपको समझ आ गया। तो ये कॉल ऑन मैंने बता दिया, और ये मैंने वही बता दिया। और एक हाँ ध्यान रखना, कॉल ऑन से मेरे को याद आ रहा है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन भी एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी को फॉर्मली इनवाइट करना स्टेज पे। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी स्पीचेस में कहा जाता है। ठीक है, जो कहते हैं लोग, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द प्रिंसिपल ऑन द स्टेज, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन दिस मैन ऑन द स्टेज। तो कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट करना कि भाई तुम स्टेज पे आके भाषण दो, स्टेज पे आके बातचीत करो, या कुछ भी काम करो। ठीक है, तो ये है सम्मान। ठीक है, चलो, ये बातें हमें जो है क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे ये वर्ड हमने ये लिखा हुआ था लिटिल डाउट। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है जब मैं कह रहा हूँ ना कि आई हैव लिटिल डाउट, आई हैव लिटिल डाउट। ठीक है, ये लिटिल आ लिटिल दी लिटिल का कंसेप्ट है, ये बच्चों ने पढ़ा होगा जो पढ़े हुए मेरे से। तो जब आप कह रहे हो ना कि आई हैव लिटिल डाउट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, तो मतलब जिसने अभी टेक्निकलिटीज में नहीं गया, या फिर जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी, जिसको वर्ड्स के यूसेजेस नहीं आते, तो वो तो ये बोलेगा कि हाँ डाउट है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग होता है। लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग। तो ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब क्या है, आई हैव ऑलमोस्ट नो डाउट। इसका सेंटेंस का ये मतलब है आई हैव ऑलमोस्ट नो डाउट। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दैट आएगा या वेदर आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप कहते हो ना आई हैव नो डाउट, तो दैट यूज़ करते हैं। जब आप लिखते हो ना कि आई हैव सम डाउट, तो वहाँ पे वेदर यूज़ करते हैं।
ठीक है, ये उनके लिए है जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो ग्रामर के बैच में सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें ऐसी हैं, ध्यान रखना। लिटिल डाउट का मतलब क्या, ऑलमोस्ट नो डाउट। तो इसका मतलब ये जो फ्रेज लिखा हुआ है, ये फ्रेज क्या है, पॉजिटिव फ्रेज है। इसका मतलब क्या है, आई एम श्योर। ठीक है, तो आप पढ़ोगे उसमें, तो उसमें करके लिखा हुआ है, तो आप उसमें पढ़ोगे तो आपको मीनिंग जो है इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनहोली, होली का मतलब क्या होता है, रिलीजियस, पवित्र। ठीक है, तो पवित्र कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हॉली प्लेस का मतलब क्या है कि गॉड के साथ कनेक्टेड है। जो हॉली प्लेस है किसके साथ कनेक्टेड है, सॉरी, गॉड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अनहोली जो है, ठीक है, जो गॉड के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो रिलीजियस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पैसेज में मीनिंग है वो क्या मीनिंग है, डेंजरस, याद रख लो। पैसेज में इसका जो मीनिंग है वो डेंजरस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डेंजरस कह सकते हैं, लाइकली टू बी हार्मफुल कह सकते हैं। ये इजी वर्ड है, मतलब आप गेस भी कर सकते हो, इस पे हमें इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये वर्ड है प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेनिगिस्ट। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये नाउन होता है, ठीक है, तो जो प्रोटेगनिस्ट होता है ये एक नाउन होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि हीरो। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, हीरो जो सेंट्रल सेंट्रल करेक्टर होता है ना, किसी भी पार्ट का, किसी भी मूवी का जो सबसे अहम हिस्सा होता है, उसको हम ये बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो ये नाउन है। और जैसे मैं बोलूँ कि अमेजिंग स्पाइडरमैन में प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो वो स्पाइडरमैन प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, बैटमैन मूवीज में, बैटमैन सीरीज में प्रोटैगनिस्ट कौन है, बैटमैन ही प्रोटैगनिस्ट है। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी सरकार में प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो आपके माइंड में मतलब जो आपके माइंड में एक इमेज आ गई होगी, वही जो है वो वही क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे दिल्ली की सरकार में प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो आपके माइंड में इमेज आ गई होगी कि वही इंसान प्रोटैगनिस्ट है। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल करेक्टर या फिर द मेन करेक्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसी से, ये एक नाउन है और इसी से एक वर्ड बनता है प्रोटेगनिज्म, PROTAGINSM। ठीक है, प्रोटेगनिज्म ये होता है द क्वालिटी ऑफ, मतलब जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ प्रोटेगनिस्ट। ठीक है, तो उसको प्रोटेगनिज्म कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो INSM वाले होते हैं ना, ठीक है, फेमिनिज्म हो गया, प्रोटेगनिज्म हो गया, ठीक है, तो ये सारे नाउन्स होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेंट, टेंटेड आपने सुना होगा, ठीक है, हाँ, टेंटेड तो आपने पक्का सुना ही होगा। टेंटेड का मतलब जो चीज़ बेंड हो गई, जो चीज़ क्या हो गई, बेंड हो गई। बेंड का मतलब क्या है कि जिसकी क्वालिटी में चेंज आ गया, जिसकी क्वालिटी में चेंज आ गया, तो उसको हम टेंट कहते हैं। इसका तो बेसिकली जो मतलब होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ये ध्यान रखना, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू डैमेज, टू डैमेज और हार्म। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ समथिंग, द क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को डैमेज करना, ठीक है, या हार्म कर देना, तो उसको हम टेंट कहते हैं। ठीक है, और मतलब ये इसको इस दूसरे कंटेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है कि जैसे मैं बोलूँ कि टू डैमेज और हार्म द क्वालिटी ऑफ समथिंग, तो जैसे हमने पढ़ लिया द क्वालिटी, द ओपिनियन दैट पीपल हैव ऑफ समथिंग, मतलब कोई ओपिनियन है, ठीक है, ए जो है बी के बारे में कुछ सोचता है, लेकिन आपने टेंट कर दिया। टेंट का मतलब क्या, आपने उसने उसके ओपिनियन के साथ छेड़छाड़ की और उसको आपने टेंट कर दिया, तो उसका मतलब क्या है, आपने उसको, उसका ओपिनियन जो है वो डैमेज कर दिया या हार्म कर दिया, तो उसके सेंस में भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली टू स्पॉइल समथिंग, ऐसा कुछ करके, टू स्पॉइल समथिंग एट एंड गिव इट एन अनप्लीजेंट क्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस की बात करते हैं, मैं बोलूँ यू वांट, यू वांट, यू वांट ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स सच एज मर्करी, मर्करी टेंटिंग some fish।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या, तुम्हें वार्निंग दी गई थी कि कोई टॉक्सिन्स हैं उस पॉन्ड में। कैसे टॉक्सिन्स हैं? मरकरी जैसे, जो किसको ख़राब कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, फिश को मार रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिशेज नहीं फिश लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी की बात नहीं हो रही, नंबर की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है। जो फिश का नंबर की बात करते हैं तो उसका सिंगुलर और प्लूरल का जो स्ट्रक्चर होता है सेम रहता है, लेकिन जब उसकी वैरायटी की बात करते हैं, अगर मैं बोलूँगा 2 वैरायटी की, तो फिशेज लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कहीं पे फिशेज लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे वैरायटी की बात हो रही है। ठीक है। चलिए, जैसे इसको हम पैसिव टेंस में भी यूज़ करते हैं, टेंटेड को। जैसे मैंने आपको लीटर वर्ड बताया था, आपको याद है, तो बी लीटेड विथ समथिंग, वैसे ही बी टेंटेड विथ समथिंग, बी टेंटेड विद समथिंग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, सेंटेंस से आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। जैसे मैं बोलूँ कि द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेंटेड, द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेंटेड विद, बाय भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। एक ध्यान रखना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ विद और बाय दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वे वर्ड्स जो हैं हम एक्टिव ऐसे में पढ़ेंगे। ठीक है। वाई द स्कैंडल, मतलब कोई स्कैंडल वगैरह हुआ, उसके साथ जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो रेपुटेशन है वो सारी ख़राब हो गई। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, दैट इज़ डेटा। डाटा नहीं होता, डेटा होता है, ध्यान रखना। ठीक है। डेटा बोलते हैं इसको, और डेटा जो है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, ये आपका प्लूरल भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। द डेटा इज़ अवेलेबल, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, द डेटा इज़ अवेलेबल, द डेटा आर अवेलेबल, दोनों सही है सेंटेंसेस। ठीक है। क्योंकि डेटा का मतलब जो होता है ये इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि ये इन्फॉर्म वर्ब से बना है, इन्फॉर्म वर्ब से बना होता है। ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं अनकाउंटेबल्स होते हैं, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उस केस में हम इसको सिंगुलर कह सकते हैं। लेकिन जो डेटा है ये फिगर्स या फैक्ट्स, फिगर्स को भी रेफर कर सकता है, उस केस में जो डेटा है ये हमारा प्लूरल बन जाता है। क्लियर? तो ये इजी सा था, आपको ध्यान रखना था। क्लियर? चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्विस्ट। क्विस्ट एक नाउन है। इस क्विस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू सर्च समथिंग, क्विस्ट इज ऑल अबाउट सर्चिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, बट इट इन्वॉल्व्स अ जर्नी, ये किसी जर्नी को भी इन्वॉल्व करता है। जब आप किसी सर्च में कोई जर्नी इन्वॉल्व होती है तो उस टाइम पे हम ये क्विस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपने एक फेमस नॉवल पढ़ा होगा, दैट इज़ अल्केमिस्ट, तो वहाँ पे जो सेंटियागो होता है वो स्पेन से चल के कहीं इजिप्ट जा रहा है, इजिप्ट से फिर डेजर्ट्स में जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, क्यों कि वो सिर्फ उसको खजाना मिल जाए। ठीक है। तो लास्ट में उसका क्या जो स्टोरी का मोटिव होता है वो यही होता है कि जो असली खजाना है वो नहीं है कि जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। असली खजाना तो वही है कि उस खजाने के पीछे जब आप भाग रहे थे तो जो चेंजेस आप में आए, द पर्सन अल्टीमेटली यू हैव बिकम, दैट इज कॉल्ड द रियल ट्रेजर, दैट इज कॉल्ड अल्केमिस्ट, राइट। तो आप वो स्टोरी पढ़िएगा तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी, और उसमें काफ़ी कुछ सीख दी गई है कि वो हिम्मत नहीं हारता अपनी कभी भी। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ों को समझना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनियम की। तो जो इसका सिनोनियम है, सिनोनियम इसका क्या हो सकता है, सीख हो सकता है, ठीक है, हंट हो सकता है, ठीक है, हंट नेगेटिव वर्ड में एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, सर्च भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ, यू वुड हैव टू ट्रेवल द वर्ल्ड इन अ क्वेस्ट ऑफ फॉर गोल्ड। ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं, यू वुड हैव टू ट्रेवल द वर्ल्ड इन अ क्वेस्ट फॉर गोल्ड। ठीक है। इन अ क्वेस्ट का मतलब इन अ सर्च फॉर गोल्ड। अब यहाँ पे आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो आई होप अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वे। स्वे स्वे जो एक वर्ब है, और ये जो वर्ड बना है ये किससे बना, स्विंग से, मतलब किसका सिनोनिम है, स्विंग का। ठीक है। तो जैसे स्विंग का मतलब क्या होता है, मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है। मूव, मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मूव बैक एंड फोर्थ।
ठीक है, मूव बैक एंड फोर्थ। जब हमने लिखा कि मूव बैक एंड फोर्थ तो इसका मतलब क्या है कि आगे पीछे मूव करना, ठीक है, या फिर हम मूव साइडवेज ऐसे भी बोल सकते हैं, मूव साइडवेज, ठीक है। साइडवेज का मतलब आप जैसे हम आंखें साइड पे करते हैं, इधर उधर करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो वाइल ड्राइविंग ही मूव्ड हिज आईज साइडवेज, तो इसका मतलब क्या, उसने चलते चल मतलब कार को ड्राइव करते करते साइड राइट से लेफ्ट या लेफ्ट राइट आंखों को मूव किया, ठीक है, मतलब देखने के लिए कि कोई साइड से कार आ तो नहीं रही है किसी भी साइड से, उस तरीके से साइडवेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो पैराग्राफ में जो मीनिंग यहाँ पे स्वे यूज़ हुआ है, तो ये तो फिजिकल मूवमेंट हो गई, ठीक है, राइट, लेकिन यहाँ पे कोई पैराग्राफ में फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं हो रही। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ये जो स्वे है इज यूजुअली जेंटल मोशन, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये जेंटल सा मोशन होता है, बट इफ़ यू आर ईजिली स्वेड, जब अगर आप इजीली स्वे हो जाते हो तो इसका मतलब आप ट्रबल में हो, ठीक है, मतलब इसका मतलब आप जो कोई आपको ईजिली इन्फ्लुएंस कर देता है, तो उस तरीके से ये जो वर्ड है हमारे पैराग्राफ में यूज़ किया गया है। जैसे समझ गए आप, आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे। तो अगर आप इजीली स्वेड हो रहे हो तो इसका मतलब आप इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो दूसरों से, ठीक है। पीपल ऑफ पावर ऑफन होल्ड, जैसे हम कहें पीपल ऑफ पावर ऑफन होल्ड स्वे, जो जिनके पास पावर होती है वो उनके पास क्या होती है, स्वे होती है। स्वे का मतलब क्या होता है कि वो दूसरों को ईजिली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हमने इस स्वे वर्ड को जो है यूज़ किया है, ठीक। चलिए, और इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्विंग आपको जिन्हें बताया तो फिजिकल मोशन हो गया, और मैं कह सकता हूँ शेक, ठीक है, तो शेक वर्ड जो है हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड इज़ बेसिकली एन इडियम और एक एडवर्ब फ्रेज है। अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये एडवर्ब फ्रेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अंडर यूज़ किया ये एक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी लिटरली बात करूं, और ये जो क्लाउड है ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या कह दिया, एडवर्ब फ्रेज। तो इसका जो मतलब होता है, क्या मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं इफ़ अ पर्सन और इफ समवन और समबडी इज़ अंडर अ क्लाउड, तो इसका मतलब ये है कि लोग उसको समझते हैं कि उसने कोई गलत काम किया है और उसको वो ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस केस में हम वैसे केस में हम यूज़ करते हैं अंडर अ क्लाउड। जैसे मैं बोलूँ शी लेफ्ट द कंपनी, शी लेफ्ट द कंपनी अंडर अ क्लाउड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मतलब उसने जो कंपनी छोड़ी है तो लोगों को लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, ठीक है, और इसी वजह से उसने जो वो कंपनी है वो छोड़ दी, ठीक है। तो उस शक में उसने लोग मतलब जो है उस शक में उसको वो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हम कई बार हम ये इस कंटेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ द पुलिस आर, और एक चीज़ ध्यान रखना, पुलिस के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। द पुलिस आर अंडर अ क्लाउड, ठीक है, फॉर किलिंग सिविलियंस। इसका मतलब क्या है कि पुलिस ने कोई मिशन वगैरह लॉन्च किया था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो लोगों को मारना चाहिए था या टेररिस्ट वगैरह थे वो तो मार ही दिए, लेकिन साथ में उन्होंने सिविलियंस को भी मार दिया। तो इसी वजह से जो लोग समझते हैं पुलिस को गलत समझ रहे हैं और उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको ये ग्रुप में भेजा था, ठीक है, और मैंने पूछा था कि इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि अगर कोई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस में पढ़ लेते हैं। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फेसबुक एंड द गवर्नमेंट एंड द रूल्स गवर्निंग इट आर नाउ अंडर अ क्लाउड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये नेचर है ना, और जो इसका सब्जेक्ट है दूसरा कौन है, रूल्स, तो ये नेचर और रूल्स जो है ना ये अंडर क्लाउड है। मतलब क्या है कि लोगों को लगता है कि इनका जो आपस में रिलेशनशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसके बीच में ये पैसेज है गवर्नमेंट और फेसबुक के बीच में, तो लोगों को लग रहा है कि अब कि ये जो चीज़ है ना अंडर क्लाउड है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें स्मेली है, कुछ ना कुछ इसमें फिशी है या गलत है, ठीक है। और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, एक तो क्या है हमारा नेचर, और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे रूल्स। और अगर मैं बात करूँ ये रिलेशनशिप, तो ये ऑफ प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बिटवीन एक प्रेपोजिशन है जिसका अपना ऑब्जेक्ट क्या है, फेसबुक एंड द गवर्नमेंट। तो अब देखोगे यहाँ पे उसने एंड का यूज़ क्यों किया, कॉमा का यूज़ क्यों किया। अगर आप यहाँ पे एंड का बिना कॉमे के यूज़ कर लोगे ना, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा कि ये बिटवीन का अपना एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, और तीसरा एक ये ऑब्जेक्ट हो गया।
तो इसी वजह से इस एम्बिग्यूटी को, इस ड्यूबियस सिचुएशन को दूर करने के लिए उसने यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा का मतलब क्या है कि जो एंड है ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज़ के साथ कनेक्टेड है, और वो अंडरस्टूड है कि वो किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे नेचर के साथ। क्लियर? चलो हाँ, अब आगे चलते हैं। और इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो हमारी क्या है, आर। ठीक है, और ये एक लिंकिंग वर्ब है, और इसी वजह से यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाटर होम का रिप्लाई नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज डिस्पेल। अब जो डिस्पेल है ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ फीलिंग डिसअपियर। ठीक है, जो कोई नेगेटिव फीलिंग होती है ना, तो जब वो डिसअपियर होती है या फिर उसको डिसअपियर किया जाता है, ठीक है, टू मेक दैट फीलिंग गो अवे, ठीक है, दैट फीलिंग और बिलीफ, तो उसको हम कहते हैं डिस्पेल। जैसे ऐसे समझ लो कि क्या हो रहा है, अब एक कंटेक्स्ट जो है वो हम सोच लेते हैं। कौन सा कंटेक्स्ट? आप एक आपको, अब जैसे आप स्टूडेंट हो, आप एक एस्पिरेंट हो, ठीक है, तो क्या है कि आपको पता है कि अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 45 ईयर्स में, 47 ईयर्स में, जब से हमारा देश आज़ाद हो सबसे ज़्यादा अभी है, इतने लोगों की जो जॉब है वो चली गई है। लेकिन क्या होता है कि मोदी जी आते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं चले जाते हैं कि मतलब बीजेपी का कोई भी स्पोक्स पर्सन आता है या मोदी जी खुद आते हैं और वो इस चीज़ को एयर करते हैं, बोलते हैं कि अब जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की जाएंगी, या CET में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, वो जो एक्ट है, ठीक है, आपकी जो ग्लूमनेस को या ग्लूमी को दूर कर देता है, वो आपकी सैडनेस को दूर कर देता है, वो आपके डिसबिलीफ को या फिर आपको एक नेगेटिव बिलीफ को या आपकी फीलिंग्स को दूर डिसअपियर करता है। तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्पेल। तो जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोदी जी स्पीच डिस्पेल्ड एनी फियर्स। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ मोदी या PM मोदी जी, ठीक है, PM मोदी ये स्पीच, आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पीच डिस्पेल्ड एनी फियर्स अबाउट व्हाट, द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो चीज़ है क्लियर हो गई होगी। चलो एक और अदर सेंटेंस जो है, बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, फिलहाल इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं जो वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट तरीके से आपको ईजिली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ हमारा मिसगिविंग। मिसगिविंग जो है ये हमारा एक नाउन है, ठीक है, या तो ये एक देखो बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं, अगर तो वो अनकाउंटेबल है फिर तो वो सिंगुलर रहेंगे, ठीक है, या फिर वो सीधा प्लूरल कैटेगरी में ही लिखे जा सकते हैं, वो बीच में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, तो मैंने क्लास में करवाए हुए हैं, तो आपको आई होप आपको याद होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक नाउन करवाया था डैमेज, ठीक है, तो जो डैमेज है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, लेकिन डैमेजेस भी होता है और डैमेजेस जो होता है ये प्लूरल ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स आपको करवाए थे, वैसे ही मिसगिविंग है। ठीक है, तो जो हमारे पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, मुझे लगता है प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है डिस्पेल मिसगिविंग्स। ठीक है, तो डिस्पेल हमने ये लास्ट वर्ड पढ़ा। तो मिसगिविंग का मतलब क्या होता है? मिसगिविंग का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कोई फीलिंग डाउटफुल फीलिंग, ठीक है, कोई डाउटफुल फीलिंग हो, ठीक है, ऐसी फीलिंग हो जिसको जो आपको नेगेटिविटी क्रिएट करे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ फीलिंग्स ऑफ डाउट और वरी, जिस मतलब ऐसी फीलिंग है जो, जैसे सपोज करो कि आप किसी का टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो आपको यार आपको अंदर से कई बार फीलिंग आती है ना यार कि ऐसे होने वाला है, वही चीज़ ना लिखी हो सामने वाले ने यार जो मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है, और वो फीलिंग है, वो डर है कि ये चीज़ जो है नेगेटिव चीज़ होने वाली है, तो उसको कहते हैं मिसगिविंग। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई रेड द लेटर विद अ सेंस ऑफ मिसगिविंग।
ठीक है, अब आप देखो, समझो इस चीज़ को। ठीक है, सपोज करो कि आपको पता है कि कहीं से यार बैड न्यूज़ आने वाली है और वो लेटर आ भी जाता है, फिर आप फिर भी जो वो लेटर पढ़ रहे हो ना, तो वो सेंस ऑफ मिसगिविंग के साथ पढ़ रहे हो कि यार आपको पता है कि यार इस लेटर में वही वही बात लिखी गई होगी जिसका मुझे डर था। तो उस फीलिंग को हम कहते हैं मिसगिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली या तो अनकाउंटेबल या सिंगुलर रहेगा, या फिर क्या होगा, ये प्लूरल मिसगिविंग्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, लास्ट वर्ड हमने क्या किया था, डिस्पेल। तो अगर हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, वी डिसाइडेड टू डिस्पेल अवर मिसगिविंग्स। आप समझ रहे हो मीनिंग इसका? डिस्पेल का मतलब डिसअपियर करना, तो मतलब ये जो नेगेटिव फीलिंग है ना, इसको दूर कर देंगे। हमने डिसाइड कर लिया यार कि हम इसको दूर करेंगे। अब हमें कोई नेगेटिव फीलिंग थी किसी चीज़ को लेके, हमें कोरोना को लेके नेगेटिव फीलिंग्स थी, तो मोदी जी उन्होंने स्पीच सुना दी कि उन्होंने बोला कि यार जो प्रॉपर लॉकडाउन हो जाएगा, तो आपको लगा हाँ राहत मिल गई यार कि हाँ आपको मतलब आपकी वो जो नेगेटिव फीलिंग्स थी ना, आपकी जो मिसगिविंग्स थी, तो वो दूर हो गई, वो डिसअपियर हो गई। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में ये बात जो हो रही है पैराग्राफ में चल रही है, आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लॉबी। तो जो लॉबी है नाउन है, आपको पता है। ठीक है, ये नाउन जो होता है इसको किसको कहते हैं, हमारे घर में लॉबीज होती हैं, हर घर में लॉबी होती है, मोस्टली घर में होती हैं मतलब। फिर लॉबी जो है एक वर्ब भी होता है, हमने ये समझना है जब ये वर्ब होता है। लॉबी का मतलब होता है कि जब आप किसी पॉलिटिशियन या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल को या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप उनसे वो काम करवाने की कोशिश करते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बेनिफिट के आपको वो बेनिफिशियल होगा या फिर आपके लिए वो अच्छा रहेगा काम, तो उस एक्शन को हम कहते हैं लॉबी। याद रहेगा। मैं फिर से बताता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका। टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस, आप ऐसे समझ सकते हो, ट्राई टू इन्फ्लुएंस, टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस अ पॉलिटिशियन। ठीक है, और गवर्नमेंट कह सकते हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल कह सकते हो, और गवर्नमेंट हाँ मतलब वाई टू परsuade का मतलब तो सबको पता होगा शायद, टू परsuade देम, टू सपोर्ट कह सकते हो या टू अपोज कह सकते हो, टू सपोर्ट और अपोज अ चेंज इन लॉ। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि जब आप लॉबी कर रहे हो, ठीक है, तो या तो अगेंस्ट करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट अगेंस्ट लॉबी करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि जो एक्ट है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अपोज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सेंटेंस लिखूं, वी आर लॉबिंग फॉर टैक्स कट्स, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो टैक्स कट्स है ना ये हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं। राइट, तो और एक सेंटेंस है जो आपसे जो जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अगर मैं बोलूँ कि फार्मर्स लॉबीड हार्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट बैन्स। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि ये जो लॉ है ये चेंज हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है ये हम लॉबी वर्ड जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा कॉरिडोर्स ऑफ पावर। कॉरिडोर्स ऑफ पावर एक नाउन है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है किसी पॉलिटिशियन के ऑफिस को रेफ़र करने के लिए। ठीक है, तो मतलब वही पैसेज में मेंशन किया हुआ है कि जो फेसबुक है, ठीक है, वो कहाँ पे लॉबी कर रही है, पॉलिटिशियंस के ऑफिस में लॉबी कर रही है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वहाँ पे जाके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तो वो पैसेज में लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप ये कह सकते हैं ऑफिसेस ऑफ पॉलिटिशियंस या फिर ऑफिसेस ऑफ पावरफुल पीपल। ठीक है, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल बैकग्राउंड, ये आपने वो मूवी में सुना होगा, KGF में, बहुत ही अच्छी मूवी है पीपल।
ठीक है। तो कॉरिडोर्स ऑफ पावर इसका मतलब ये था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। कुछ वर्ड्स समझ बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, हो सकता है कि 1-2 वर्ड्स ना भी समझ आए। तो आप एक कोशिश कीजिए, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जो वर्ड मैंने आपको समझा दिया वो समझ आ ही जाएगा, हो सकता है कि वो ना आए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने एंड पे तो उसको ट्राई कर सकते हैं ना, तो आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए। आप डिक्शनरी, आपको मैंने डिक्शनरी दी हुई है लॉन्ग मैन करके, ठीक है। आप उस डिक्शनरी में उस वर्ड को सर्च कीजिए। इलेक्ट्रिक लर्निंग जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर वो पढ़िए डिक्शनरी। तो नहीं तो आप सर्च कर लो गूगल पे, वहाँ से भी मिल जाएगी। तो खुद के एंड पे भी आप थोड़े से एफर्ट्स करने शुरू कीजिए। तो बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो बैच की फ़ीस है वो जस्ट 499 है, बहुत ही रीजनेबल है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ नथिंग, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बस हम जस्ट दे रहे हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं वो हमें खुद भी नहीं पता, ठीक है, बस दे रहे हैं। तो आपके लिए अवेलेबल है तो आप ले लीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट जो बैच होगा वो 1000 का है या कितने का भी आए। तो यहाँ पे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, जस्ट मैं अपने आपको दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। और जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 60 आवर्स का कोर्स रहेगा। और अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7347416200, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।